वो है हमारा इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री कहते हैं कि जो एक इतिहासकार हुआ जे.एस. मिल, और जे.एस. मिल ने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा है। जो आप हमेशा देखते ही है, एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन भारत का इतिहास, मिडावल हिस्ट्री मध्यकालीन भारत का इतिहास, और एक मॉडर्न हिस्ट्री जो आधुनिक भारत का इतिहास। हम एंशियंट हिस्ट्री में क्या पढ़ते हैं? एंशियंट हिस्ट्री में हम हमारी जो सभ्यता है, भले वैदिक सभ्यता हो, जो प्राचीन समय में जो भी राजवंश रहे उनके बारे में पढ़ते हैं। जैसे गुप्त वंश है, मौर्य वंश है, और भी बहुत सारे वंश है, उनके बारे में पढ़ते हैं। हम मिडाइवल में क्या पढ़ते हैं? तो मिडाइवल के अंदर हम जो मुगलिया सल्तनत है उनके बारे में पढ़ते हैं। भले सल्तनत काल से लगाकर मुगल काल भी उसमें साथ में पढ़ते हैं, और मुगल काल खत्म हो जाता है, ठेठ भारत के अंदर अंग्रेजों का जो एंट्री हो जाती है, वहां तक हम पढ़ते हैं मिडाइवल हिस्ट्री। मॉडर्न में क्या पढ़ते हैं? मॉडर्न में हम जब भारत के अंदर जो अंग्रेज आ जाते हैं, अंग्रेज के बाद में कहते हैं कि कोई मानता है कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1770 बाद हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। कोई कहता है कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था जिसमें अंग्रेज जीत गए थे, वहां से हम जो मॉडर्न हिस्ट्री माना, जो भी हो, लेकिन जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो औरंगजेब की मृत्यु से लगाकर ठेठ हम आज तक वो हम कौन सा इतिहास पढ़ते हैं? वो मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन आज हम हमारा टॉपिक पढ़ते हैं वो है सिंधु घाटी सभ्यता। वैसे देखें तो जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज नहीं हुई थी, कोई भी एक भी साक्ष्य नहीं मिले थे सिंधु घाटी सभ्यता के, उनसे पहले हमारा जो इतिहास है वो कहते हैं कि जो वैदिक सभ्यता है हमारी, वहां से स्टार्ट हो जाता था। जो 1500 बीसी से लगाकर लगभग 1000 ईसा पूर्व तक चलता है, जो वैदिक काल है, उनके बारे में हम पढ़ते हैं। वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल, वो पढ़ते हैं। लेकिन एक इतिहासकार हुआ है एस.आर. राव, और एस.आर. राव ने कहा था कि जॉन मार्शल ने भारतीय इतिहास को 3-4 साल पीछे छोड़ दिया। पीछे छोड़ दिया मतलब जॉन मार्शल ही एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत के अंदर सर्वाधिक उत्खनन कार्य करवाता है, और जिसने सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर को हड़प्पा सभ्यता हो, मोहनजोदड़ो, ये दोनों ही जो क्षेत्र है, दोनों ही जो साइटें है, दोनों ही जो सभ्यता है, वो उनके ही नेतृत्व में उन्होंने दयाराम साहनी, लाखन दास बनर्जी को वहाँ भेजा था। उन्होंने वो वहाँ उन्होंने उस उत्खनन कार्य करवाया था, और वो अस्तित्व में आ गई थी दोनों सभ्यताएं। और उनका जब कार्बन सी पत्ती के द्वारा जो टाइम पीरियड निकाला गया, तो वही माना गया। अभी न्यू एनसीईआरटी आगे बताऊंगा, न्यू एनसीईआरटी क्या मानती है, ओल्ड एनसीईआरटी क्या मानती है, उनका टाइम पीरियड भी मैं बताऊंगा। लेकिन ऐसा राव ने कहा था कि 3-4 साल पीछे धकेल दिया, क्योंकि हम पहले जब इतिहास वैदिक सभ्यता पढ़ते थे, उनसे 3-4 साल पहले का इतिहास भी हम पढ़ना स्टार्ट होगा, मतलब पीछे छोड़ दिया उन्होंने। चलो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, सभ्यता का मतलब है कल्चर ही होता है कि हमारा रहन सहन क्या है, खान पान क्या, पहनावा है, हमारी क्या मुद्रा चलती है, और जब हम वर्तमान में जो यूज कर रहे हैं वो वही सभ्यता है। और जो ये सभ्यता सिंधु घाटी के, वे लोग कैसे रहते थे, घर कैसे थे, उनका जो नगर कैसा था, पानी बाहर निकालने की व्यवस्था कैसी, सड़कें कैसी थी, वो ही हम पढ़ेंगे। और खुदाई में क्या क्या मिला उनके बारे में पढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम ये देखते हैं कि सर्वप्रथम ये प्रकाश में लाने का काम कौन करता है इस सभ्यता को। सर्वप्रथम कोई प्रकाश में लाता है तो वो सॉल्स मैसन था। और दो एक लाइन मैं लिख देता हूँ कि ये विश्व की जो प्राचीन जो सभ्यता है, बहुत सारी जो प्राचीनतम सभ्यता है, उनमें से एक मानी जाती है। तो एक लाइन तो यही बढ़ती है, जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो विश्व की प्राचीन सभ्यताओं में से एक है। जो सिंधु घाटी सभ्यता है, ये विश्व की जो प्राचीन सभ्यता है, उन सब में से ये भी एक, उनका भी नाम आता है कि ये एक सभ्यता है, प्राचीन सभ्यता में से एक है। और क्या, और ये सबसे बड़ी सभ्यता है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे विस्तृत है। और कहते हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर इनकी क्या है, फैला हुआ है ये। तो देखते हैं कि विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता है ये। 13 लाख वर्ग किलोमीटर स्क्वायर फुट में क्या हुआ है, फैली हुई है।
ये कोई नॉर्मल सी बात है कि ये विश्व की प्राचीनतम सभ्यता में से एक है। ये सबसे बड़ी सभ्यता है और ये 13 लाख स्क्वायर फुट में ये फैली हुई है, वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। और सर्वप्रथम इसको प्रकाश में लाने का काम कोई करता है तो वो है सॉल्स मेसन। सॉल्स मेसन के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। सॉल्स मेसन में लिख देता हूँ, क्योंकि 2-3 व्यक्तियों के बारे में पढ़ेंगे तो मैं एक नंबर लगा देता हूँ। सॉल्स मेसन पहले थोड़ा बहुत ये क्या था, तो ये एक सैनिक था। अंग्रेजी सेना में क्या था, सैनिक था। आपने पढ़ा होगा, जब राजस्थान इतिहास आप पढ़ोगे तो राजस्थान इतिहास के अंदर जब आप भरतपुर का इतिहास पढ़ते हैं या फिर लोहागढ़ दुर्ग पढ़ते हैं, भरतपुर का दुर्ग के बारे में पढ़ते हो, तो वहाँ एक जानकारी आती है कि भरतपुर को जो दुर्ग है उसको लोहागढ़ दुर्ग क्यों कहते हैं। ये इन्हीं की वजह है, क्योंकि एक युद्ध हुआ था जो द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध है। द्वितीय आंग्ला मराठा युद्ध, ये हम मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं। द्वितीय बांग्ला मराठा युद्ध जो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे तब वापस इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले यहाँ थोड़ी बहुत जानकारी बता देता हूँ कि ये जो युद्ध हुआ था जो 1803, 4, 5 ये टाइम पीरियड था। तो ये जो 1805 के अंदर जो आंग्ला मराठा युद्ध, एक मराठा सैनिक था जो था होलकर, वो भागकर कहाँ आता है, भरतपुर के दुर्ग के अंदर आ जाता है और भरतपुर के दुर्ग के अंदर वो शरण ले लेता है। यदि वो वहां शरण लेगा तो ये सैनिक उनका पीछा तो करेंगे ही। तो जो भरतपुर का युद्ध होता है ये होता है 1804-5 के अंदर, ठीक है। 1804-5 के अंदर युद्ध होता है। होलकर भरतपुर के दुर्ग के अंदर बैठा हुआ है और ये सॉल्स मेसन और एक लेक नाम का एक अधिकारी था, ये भी एक सेनापति था। लेक और मैसन, ये दोनों ही, सॉल्स मेसन और लैक, ये दोनों ही भरतपुर के दुर्ग के बाहर घेरा डालते। 3-4 महीने तक वो घेरा चलता है लेकिन उस दुर्ग को जीत नहीं पाते। और लैक उनका नाम कहता है कि ये तो कैसा दुर्ग है, लोहे का दुर्ग है, लोहागढ़ दुर्ग है, ठीक है। ये वही सॉल्स मेसन है जो भरतपुर के युद्ध के अंदर वो क्या था, एक सेनापति था। अब हम इसको सिंधु घाटी सभ्यता से कैसे जोड़ते हैं, क्योंकि ये बंदा 1826 के अंदर उस क्षेत्र के अंदर जाता है, पाकिस्तान के क्षेत्र। अभी भले ही वो पाकिस्तान है लेकिन उस टाइम में वो इंडिया का ही एक हिस्सा हुआ करता था। अभी वहां पर एक जिला है साहिवाल, जो आप वहां पर भी पंजाब प्रांत है, हमारे भी इंडिया के अंदर भी पंजाब है और आधा पंजाब वो पाकिस्तान के पास भी गया है। तो उस पाकिस्तान जो पंजाब है वहां का एक जिला है साहिवाल, और जो कहाँ पाकिस्तान के अंदर मैं लिख देता हूँ पाक। तो वहां पर उसको क्या मिलता है, एक टीला मिलता है। टीला आप समझते हो, जो उस टीला मिलता है और वहां पर कोई युद्ध होने का ऐसा कुछ आभास होता है, उसको ये आभास होता है कि शायद यहाँ पर कोई न कोई क्या हुआ होगा, कोई युद्ध हुआ होगा। किसको पता चलता है, ये सॉल्स मैसन को ये पता चलता है कि यहाँ पर कोई न कोई क्या हुआ होगा। ये भी एक सैनिक है, तो सैनिक होगा तो सैनिक के दिमाग में क्या आएगा, युद्धों की जानकारी आएगा। वो यही सोचेगा कोई न कोई युद्ध हुआ होगा। तो उस व्यक्ति को, सॉल्स मैसन को, उस टीले में अंदर यही आभास हुआ कि यहाँ कोई युद्ध हुआ। और उस टाइम में युद्ध उसको एक ही दिमाग में आया कि यहाँ पर युद्ध तो केवल एक ही हुआ है, तो कौन सा युद्ध है, तो वो बोला सिकंदर और पोरस के बीच में युद्ध हुआ था, सिकंदर वर्सेस पोरस। इस युद्ध के बारे में बताता है। उसने सिर्फ ये अंदाजा लगाया यहाँ पर सिकंदर और पोरस के बीच में क्या हुआ होगा, युद्ध हुआ होगा। ये 1826 की बात है। और सर्वप्रथम ये क्वेश्चन बनता है कि सर्वप्रथम सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में किसने लाया, तो वो सॉल्स मैसन था। कब लाया था, 1826 के अंदर। और उसने अंग्रेज अधिकारियों को जाकर कहा था कि यहाँ पर कोई न कोई सभ्यता हो सकती है, यदि आप चाहो तो वहां देख सकते हो और खुदाई करवा के यहाँ से कुछ न कुछ प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अंग्रेजों ने कहा था कि तू एक सैनिक है, सैनिक काम कर, यदि रिटायर हुआ है तू तो तेरा काम कर, आराम से जिंदगी जी, आपको पेंशन मिल रही है, फालतू के कहीं न कहीं गड्ढे खोदने की बातें मत करो, तू तेरा काम कर। केवल अंग्रेज जो भी ईस्ट इंडिया कंपनी है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी वालों ने बोला कि हमारा काम एक ही है, भारत का शोषण करना, व्यापार करना, ये कहीं खड्डे वड्डे खोदने की बात मत कर दो। तो ये बंदा वापस चला गया और कहते हैं कि इस बंदे ने 1826 से लगाकर 1842 के ये जो साल है, इसके इस सालों के बीच में वो बंदा वहां पे क्या करता है, घूमता ही रहता है। कहाँ कहाँ घूमता रहता है, एक तो वो बंदा जाता है बलूचिस्तान में, बलूचिस्तान,
बलूचिस्तान, फिर अफगानिस्तान, ठीक है, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र, ये वही क्षेत्र पड़ता है। बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात, वहाँ क्या करता है वो घूमता ही रहता है इतने सालों में, कितने साल, 1826 से लगाकर 1842 तक। और वहां पे रहकर वो एक पुस्तक लिखता है। उस पुस्तक का नाम क्या है? नैरेटिव ऑफ वरियस, नैरेटिव ऑफ वरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब, ये उस पुस्तक का नाम है। तभी मैंने पहले ये लिखा था कि बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और कलात क्षेत्र में वो घूमता ही रहा, कितने, 1820 से 1842 तक। और मैंने ये लाइन लिखी तो इसकी पुस्तक का नाम बढ़ गया। उनके पुस्तक का नाम यही है, नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब व कलात क्षेत्र। और इस पुस्तक के अंदर वो जो सभ्यता है वहाँ पे जो साइडें थी, तो उनके बारे में उसने थोड़ी बहुत जानकारी इसके अंदर लिखी थी, लेकिन किसी भी व्यक्ति ने कंटेम्प्रेरी कोई ध्यान नहीं दिया उसके ऊपर। चलो फिर इसने तो जो उनका काम करना था अपने हिसाब से जो भी किया था, पुस्तक भी लिख दी, लेकिन वहाँ कोई खुदाई वगैरह उसने की नहीं, वो चला गया। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता है, और सिंधु घाटी सभ्यता को किसी ने प्रकाश में लाने का काम किया था, वो था सॉल्स मैसन। केवल एक ही सवाल बनता है कि सॉल्स मैसन, सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता को प्रकाश में किसने लाया, तो वो था सॉल्स मैसन। कब किया था? तो 1826 के अंदर। मैं उसको रप कर देता हूँ और इस सभ्यता के थोड़ा आगे पढ़ते हैं। आगे एक व्यक्ति आता है, वो है कनिगम। इसको मैं रप कर देता हूँ। प्राचीन सभ्यता में से एक है, बड़ी सभ्यता है, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। 1826 में ये सॉल्स मैसन के बारे में बता दिया। भरतपुर का युद्ध में भी भाग लिया था उसने। और नैरेटिव ऑफ वेरियस जर्नी इन बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, पंजाब और कलात क्षेत्र, ये उनकी एक पुस्तक थी। ये आप थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना। अभी एक पढ़ते हैं अलेक्जेंडर कनिगम। वो 1 नंबर मैंने लिखा था, इसको मैं लिख देता हूँ 2 नंबर। पूरा नाम क्या है? अलेक्जेंडर कनिगम। ये भारतीय पुरातत्व विभाग का क्या है? जन्मदाता है, जनक भी कहते हैं। ये देखो, जब ये जो मैंने बताया अभी सॉल्स मैसन, जो 1826 में उसने वो प्रकाश में लाया, तो ये भनक उसके भी लगी थी। ये बंदा क्या था? एक इंजीनियर था, अभियंता था, इंजीनियर, अभियंता, एक इंजीनियर था। मार्कर थोड़ा चेंज कर देते हैं। हाँ, इंजीनियरिंग अभियंता था। और इसको बोलते हैं कि ये मुद्रा का अच्छा नॉलेज है, बहुत अच्छा मुद्रा का नॉलेज। किसका? मुद्रा शास्त्र का। तो मुद्रा शास्त्री भी कह सकते हैं उनके। और मुद्रा शास्त्री को देखते हैं न्यूज़मैटिक बोलते हैं, न्यूज़मैटिक्स, ऐसा ही होता है नाम। हाँ, न्यूमिस्मैटिक बोलते हैं उसे। न्यूमिस्मैटिक्स गलत हो गया क्या? हाँ, न्यूमिस्मैटिक्स, न्यूमिस्मैटिक मतलब होता है मुद्रा शास्त्र। और ये क्या थे? मुद्रा शास्त्री से। देखिए, ये एक इंजीनियर है, लेकिन भारत के अंदर आया तो वो इंजीनियर बन के आया था। लेकिन बाद में भारत के अंदर वो क्या देखता है? बहुत सारे जो स्तूप देखता है भारत के अंदर, जो बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप होते हैं। स्तूप आपने देखा ही होगा, एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है, उसके ऊपर एक अंडाकार आकृति होती है, यहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जो कोई सामान रखा होता है। जो बौद्ध भिक्षु होते हैं, जो बौद्ध धर्म से संबंधित जो बड़े महात्मा होते हैं, जब मृत्यु हो जाती है, राख वगैरह, अस्थियां वगैरह उसके अंदर रखते हैं। यहाँ कोई अंदर कमरा टाइप कुछ नहीं है, वो एक गुम्बद के टाइप ही है। तो जो कनिगम था, अलेक्जेंडर कनिगम, उनको इनसे प्रेम हो गया। तो वो भारत के अंदर घूमता था, सिर्फ इनका अध्ययन करता था, इतना उनको इनसे प्रेम हो गया। लेकिन बाद में क्या हुआ? जब सॉल्स मैसन ने वो प्रकाश में लाया, सिंधु घाटी सभ्यता में कैसा टीले मिल रहे, ऐसी ऐसी वस्तुएं मिल रही, कोई न कोई सभ्यता रही होगी, तो उसको भी इंटरेस्ट जागा। तो कनिगम ने भी, कहते हैं कि वो सब छोड़ के बंदा 1853, 1853 इसी में वो भी क्या करता है? वहां जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता का, वहां पे एक दौरा करके आता है।
और उनको ये पता चल जाता है, जो कनिगम है, जो कनिगम है हड़प्पा सभ्यता का भी दौरा करता है, वहां पर सर्वे करता है। किसका करता है ये? हड़प्पा का। हड़प्पा का सर्वे किया, सिर्फ सिर्फ सर्वे किया था, खुदाई वगैरह नहीं की। हड़प्पा, आप सोचते हो को हड़प्पा तो अभी तक खुदाई भी नहीं हुई, हड़प्पा सभ्यता अभी तक प्रकाश में भी नहीं आई है, तो इन्होंने नाम हड़प्पा की बोला। हड़प्पा क्योंकि उसके आसपास का उस टाइम में क्षेत्र वो हड़प्पा कहलाता था। ऐसा नहीं है कि सिंधु घाटी सभ्यता खोजी, हड़प्पा की खोज की और अंदर से बोर्ड निकला कि हड़प्पा सभ्यता 5 किलोमीटर दूर है, अभी इसी मोड़ में टर्न में, नहीं। वहाँ कोई बोर्ड वगैरह, कोई जो लिपि मिली वो पढ़ भी नहीं सके हम, जो भाव चित्रात्मक सर्पिलाकार लिपि हम पढ़ भी नहीं पाए, तो हड़प्पा कैसे? हड़प्पा तो उस टाइम में जो क्षेत्र था आसपास का, उसको हड़प्पा बोलते थे, इसीलिए उनका नाम था। तो हड़प्पा का उन्होंने सर्वे किया था। उनको पता नहीं कि यहाँ कोई न कोई सभ्यता निकली, लेकिन सर्वे किया, उनको अंदाजा लग गया था, उनको सिक्के भी मिले थे यहाँ पर। फिर क्या हुआ, ये गए अंग्रेजों के पास में, अधिकारियों के पास, जिस तरह साल स्मेशन किया था उसी प्रकार ये भी गए, और उन्होंने कहा कि कोई न कोई हो ना हो वहाँ, कोई न कोई क्या रही हो, सभ्यता हो। तो अंग्रेजों ने बोला कि वैसे भी तेरे से हम परेशान हैं, कभी तो इंजीनियर तू बनता है, कभी इंजीनियरिंग छोड़ के कभी स्टूरों में घुस जाता है, वहां पर लगा रहता है, अभी उसको छोड़ कर तू यहाँ घुस गया कि मैं तो गड्ढे खोदवाना है यहाँ पे, तू तेरा काम कर चुपचाप। यहाँ सिर्फ अंग्रेज अपना जो ईस्ट इंडिया कंपनी, वो सिर्फ यही है, भारत में अंदर व्यापार करने आई है, कहीं पर ये अन्वेषण करना नहीं है, खुदाई कार्य करना नहीं, ये काम नहीं करना है। तो ये बंदा क्या करता है, चला जाता है यहाँ से, लेकिन वहां पर सर्वे वो जारी रखता है। बाद में क्या होता है, 1856 की बात है, बर्टन बंधु आते, आपने ये सुना ही होगा, जो भी आप पढ़ते हो तो सर्वप्रथम इस लाइन को ही पढ़ाया जाता है आपको, कि विलियम बर्टन और जॉन बर्टन, ये दो व्यक्ति है, बर्टन बंधु भी कहते हैं। तो ये क्या करते थे, वो रेल लाइन बिछा रहे थे, लिख देता हूं मैं, विलियम बर्टन, एक आता था आपके जॉन बर्टन, ये दो व्यक्ति, विलियम बर्टन और जॉन बर्टन। ये क्या कर रहे थे उस टाइम में, जो 1856 के अंदर, ये डेट ध्यान रखना, 1856 के 1856, इसके अंदर वो क्या कर रहे थे, वो ये कर रहे थे, जो लाहौर और कराची के बीच में क्या कर रहे थे, रेलवे लाइन बिछा रहे थे। जैसे मैं लिखता हूँ लाहौर, लाहौर के बीच में क्या बिछा रहे थे, रेल, रेल की पटरियां बिछा रहे थे। लाहौर और कराची यहाँ पर एक बंदरगाह है। और अंग्रेजों के, आप जब ये हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप मॉडर्न हिस्ट्री, तो अंग्रेजों की खासियत आपको नजर आएगी, वो रेल पटरी वहीं बिछाएंगे जहाँ पे वहाँ क्या हो, बंदरगाह हो। क्यों? क्यों इसलिए, जैसे कोई भी सामान लाहौर से, कोई है कच्चा माल, किसानों वगैरह जितने भी लोग हैं भारत के अंदर, उनसे लिया और उस पटरी मालगाड़ी के द्वारा कहाँ भेज जाएंगे, बंदरगाह में, और बंदरगाह में जहाज भर के वो भेज देंगे अपने यूरोप के अंदर, और वहां से तैयार माल वापस आएगा तो वो क्या करेगा, यहाँ पे उतारेगा, और यहाँ से रेल के द्वारा इस पटरियों के माध्यम मालगाड़ी भर के और फैला देंगे। वो अंग्रेज कहीं भी देख लो आप, भले आप वो अपने गुजरात के तट पे देख लो, भले बम्बई के तट पे देख लो, भले जो जो पहली ट्रेन आप देखो थाने और मुंबई के बीच में, तो मुंबई भी एक बहुत अच्छा है वो बंदरगाह, तो पहली ट्रेन वहां खोली, वो भी उनकी सुविधा के लिए थी। भले ही वो दूसरी ट्रेन जो कलकत्ता के अंदर खोली थी, वो भी ऐसा कैसा, जो वो डायरेक्ट कहाँ से जुड़ी हुई होती थी, एक न किसी बंदरगाह से क्या होती थी, वो जुड़ी होती थी। तो विलियम बर्टन और जॉन बर्टन वो क्या कर रहे थे, वहां पे रेल बिछा रहे थे, रेल पटरियां बिछा रहे थे। और रेल की पटरियां बिछाने के लिए आज तो वैसे भी बहुत सारी सुविधा है, उस टाइम में ईंटें बनानी पड़ती थी, तो वो क्या करते थे, जो भूमि की जो उपजाऊ भूमि है ना, ऊपर ऊपर पृथ्वी को, वो हटानी पड़ती थी, और नीचे से जो कठोर भूमि निकलती थी, उनसे क्या करते थे, ईंटें बनानी, वापस उसको पकाना, फिर उसको यूज में लेते थे। लेकिन वहां पर जो मिट्टी हटाई उन्होंने, जो उपजाऊ मिट्टी हटाई और कठोर मिट्टी निकालनी चाहिए, तो वहां से क्या निकलने लगी, ईंटें, बहुत मजबूत ईंटें थी, पकी हुई। लेकिन शुरुआत में तो उन्हें कोई पता नहीं हुआ, पता नहीं कहाँ से ईंटें निकल रही है, लेकिन उनको यही था कि हमें सिर्फ ईंटें क्या करनी है, लगानी है, यहाँ पे अच्छा ही काम हुआ है। लेकिन बाद में बहुत सारी ईंटें निकलने लगी, तो उन्होंने ऊपर सूचित किया कि यहाँ ऐसी ऐसी ईंटें निकल रही है, तो उन्होंने बोला था तुम्हारा काम है रेल पटरी बिछाना, ये फालतू के चक्कर में मत पड़ो, यहाँ अपने धंधे से सूख जाओगे, आपका काम है रेल पटरी भी चुपचाप बिछाओ, ये ईंटें निकल रही है, वो निकल रही है, हम वैसे भी परेशान, आगे दो जने चार्ल्स मैसन और कनिंघम चिल्ला के गए, दिमाग खराब है। तो उन्होंने बोला कि हमें क्या करना, हमें तो सिर्फ क्या है, ठेकेदार है, हमने ये ठेका लिया, इसको क्या करना है, पूरा करना है, हम पूरा कर देंगे।
जब शोषित अंग्रेजों को किया था, तो ये जो बात है वो किसको पता चली, ये जो आपके कनिगम थे इनको। तो ये 1856 के अंदर वापस कहाँ करते हैं, सर्वे करते हैं वहां पे, जो कनिगम है वही, जो लाहौर और कराची के बीच में, वहां पर वापस सर्वे करते हैं। और सर्वे करते हैं, कहते हैं कि उनको एक सिक्के भी मिले थे बहुत सारे, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली थी। तो उन्होंने वापस अंग्रेजों से कहा ना, आप मान जाइए यहाँ कुछ न कुछ सभ्यता है, और वो खुदाई में कर रहे हैं तो वो सभ्यता नष्ट कर देंगे। अंग्रेजों ने बोला हम तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि कनिगम डारक इंग्लैंड चला जाता है और वहां से परमिशन लेके आता है। और ये बात 56 में है। 4-5 सालों के अंदर वो वापस परमिशन लेके आते हैं और वो ASI की स्थापना कर देते हैं। चलो मैं इसको इसको रब कर देता हूँ। इसके ऊपर बताएंगे कि ASI की स्थापना कैसे हुई और किस तरह से उसने काम किया। चलो, तो ये बात ध्यान रखना कि जो अलेक्जेंडर कनिगम है, उसने हड़प्पा का दौरा कितनी बार किया था, आप लिखोगे 2 बार किया था। एक 1853 में किया था, एक 56 में किया था। और 56 के बाद वो सीधे इंग्लैंड से परमिशन लेके आ जाते हैं और स्थापना कर देते हैं ASI। कब करते हैं इसकी स्थापना, 1861 ईस्वी के अंदर, आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया, इनकी स्थापना कर देते हैं। और इसकी स्थापना उस टाइम में हमारे जो भारत के अंदर गवर्नर जनरल कौन था, वो था कैनिंग। ये जो 1857 क्रांति के समय भी यही था। और जो आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया है, भारतीय पुरातत्व विभाग, इसका पूरा नाम है भारतीय पुरा पुरातत्व विभाग। और पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, वो कहते हैं आपके इसको कनिगम को। जनक मैं लिख देता हूँ, कनिगम कहा जाता है। ASI की स्थापना हो जाती है 1861 के अंदर। ये कैनिंग के समय हो जाती है, जब गवर्नर जनरल वो थे। और भारतीय पुरातत्व विभाग का जनक किसे कहते हैं, तो वो बोलते हैं कनिगम को ही कहा जाता है। और कनिगम के प्रयासों से ही इसकी स्थापना हो जाती है। लेकिन मैंने बोला था नहीं, इनके अंग्रेज उनके खिलाफ थे, कंपनी वाले पूरे के पूरे खिलाफ थे कि तुम खड्डे वड्डे खोदने की बात मत करो। और कनिगम कहता था भले ही तूने ये स्थापना कर दी ऊपर से ऑर्डर लाके, लेकिन यहाँ से फंड कहाँ से लाएगा। ऐसी बात नहीं है कि फंड उसने नहीं दिया, लेकिन फंड दिया था, लेकिन वो भी नाम मात्र का। लेकिन इसलिए बहुत कई बार तो ये बंद हुआ, वापस स्टार्ट हुआ, बंद हुआ, ऐसे ही चलता रहा। लेकिन बाद में एक व्यक्ति आता है जिसका नाम था जॉन मॉर्शल। और मॉर्शल एक ऐसा व्यक्ति था जिसने भारतीय पुरातत्व विभाग के अंदर उन्होंने एक निदेशक बन के आए थे। और उन्होंने इतनी उत्खनन कार्य करवाया था, जितना भी भारतीय लोग उनकी प्रशंसा करें उतनी ही कम है उन व्यक्ति की। बहुत अच्छा कार्य किया था उस व्यक्ति ने। तो इसको मैं रप कर देता हूँ, थोड़ी 2-3 बातें मॉर्शल के बारे में भी बता देता हूँ। हाँ, तीसरा व्यक्ति आपके आता है जॉन मार्शल। जॉन मार्शल, ये व्यक्ति आता है वहाँ पे, ASI का एक निदेशक बन के आ जाता है। और वो सर्वाधिक बढ़ावा देता है सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन कार्य में। सर्वप्रथम वो व्यक्ति एक व्यक्ति को ढूंढता है जो 1921 के अंदर किसको पकड़ता है, दयाराम साहनी को। साहनी, ठीक है। और ये 1922 के अंदर राखाल दास बनर्जी, राखाल दास बनर्जी, 2 व्यक्तियों को ये अपॉइंटमेंट करता है। कहते हैं कि सर्वप्रथम इसको ही भेजा जाता है, दूसरी बार इसको भेजा जाता है। ये इसको हड़प्पा की करते हैं, लिख देता हूँ। इनको कहाँ भेजा था,
हड़प्पा का उत्खनन करने के लिए इनको मोहनजोदड़ो जोदड़ो दोनों को भेजा था। लेकिन दोनों ने खुदाई कार्य शुरू किया। ये कहते हैं 1917-18 में भेज दिया था इनको, लेकिन खुदाई करते 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 ये सबसे पहले गया था, लेकिन इसको कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन सर्वप्रथम साक्ष्य 1921 के अंदर किसको मिले थे? दयाराम साहनी को मिले थे। इसलिए उनका नाम क्या दे दिया उन्होंने? हड़प्पा दे दिया। इनकी खोज हो गई, किसकी? हड़प्पा सभ्यता की। यहाँ पर बहुत सारी चीजें मिलनी स्टार्ट हो गई। सफलता किसको मिली? दयाराम साहनी को। इसलिए पढ़ते गए 1921 में इनको भेजा था। लेकिन ये बाद में गया था, सर्वप्रथम इनको भेज दिया था, लेकिन उनको कोई साक्ष्य नहीं मिले। लेकिन इनको बाद में साक्ष्य कब मिले? ये भी खुदाई करते 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 मोहनजोदड़ो के अंदर कब मिली उनको साक्ष्य? 1922 के अंदर। किसको? लाखलदास बनर्जी को। और बाद में और भी बहुत सारे खुदाई कार्य उनके आसपास के जितने भी इलाके वहाँ पर भी खुदाई कार्य स्टार्ट करवाया। फिर बाद में जॉन मार्शल है, वो कहते हैं कि 1924 के अंदर कहाँ जाते हैं? इंग्लैंड के अंदर। कहाँ जाते हैं? लंदन। एक अखबार वहाँ चलता था, लंदन वीकली, लंदन वीकली। और उसके अंदर सर्वप्रथम जो ये सिंधु घाटी जो सभ्यता है, सभ्यता के क्या करते हैं? घोषणा करते हैं। तो ये आप बात ध्यान रखना कि जो लंदन वीकली जो एक समाचार पत्र था, साप्ताहिक पत्र था, उसके अंदर जो 1924 के अंदर सिंधु घाटी सभ्यता की जो घोषणा किसने की थी? तो वो घोषणा की थी आपके जॉन मार्शल ने की थी। और जो हड़प्पा सभ्यता जो नाम है वो इसको बाद में दिया है, वो कहते हैं 1927 के अंदर उन्होंने दिया था। उसको बाद इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। और कल हम पढ़ेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ तक था, उनका कालक्रम क्या था, क्या क्या चीज़ें मिली। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल है, आपके धौलावीरा है, जितने भी साइटें हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय।